हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो हमने आपकी सीडीपी की सीरीज़ चला रखी थी वन लाइनर की, उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। और आपको साथ ही बता दें कि ये जो सीडीपी की क्वेश्चन आंसर है, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसमें आपका बाल विकास, बाल मनोविज्ञान जो भी पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन आपका C.W. बैलेंटाइन का है। किसका है? C.W. बैलेंटाइन का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो आपका आत्मा का, मन का और चेतना का विज्ञान है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, फिर है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से होते हैं कारक जो मानव के मन को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, योग्यताएं व वातावरण, ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के मन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो ये जो है कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये शिक्षा का आपका संकुचित अर्थ है। कैसा अर्थ है? संकुचित अर्थ है। ठीक है, इसी के साथ है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। तो ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये आपका जेम्स ड्रेवर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये आपके मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये अगर सर्वव्यापी भी है तो ये आपका सार्वभौमिक भी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो मानव का अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन है? तो मानव का अध्ययन है। इसी के साथ है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो क्या स्पष्ट करता है? तो शिक्षा के जो उद्देश्यों की जो संभावना होती है उसे स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है कि शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे है कि मनोइया है उनका संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। जो मनोविज्ञान है उसका जो संबंध है वो मात्र प्राणी मात्र के व्यवहार से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक स्थितियों से एवं मानव व्यवहार से है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। आगे आएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या होते हैं? तो उसमें आपके शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, साथ ही शिक्षण का जो मूल्यांकन है ये आपके शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना क्या है? इसका उद्देश्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कि शिक्षा का संबंध है। तो शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा के उद्देश्य तथा कक्षा का जो पर्यावरण या वातावरण होता है उससे आपका सीधा संबंध शिक्षा से है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य क्या होते हैं? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शैक्षणिक कार्य में सहायता करना, साथ ही शिक्षण विधियों में सुधार करना। ये क्या है? तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। वही है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। तो कैसे? ये जो है ये आपके कोवेल ने कहा है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना आपके शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो किसके लिए? तो शिक्षा जो आपके शिक्षक होते हैं उन्हें और अभिभावक दोनों के लिए ही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसी के बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। किसका जो मुख्य संबंध सीखने से, ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, तो ये आपके सारे एवं टेलफोर्ड ने दी है। ठीक है, इसके बाद है कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है, तो वर्तमान स्वरूप आपका काफ़ी व्यापक है। फिर आता है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत। गौरीशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान व्यवहार का ज्ञान। आगे चलेंगे कि कप्पू स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार, कप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, तो कैसे, उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम के में होता है। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है, तो बालकों का विकास है। फिर आता है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो क्या है, बालकों के वांछनीय व्यवहार। फिर आता है व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक होती है। तो ये जो कथन है ये आपका ली का कथन है। किसका कथन है, ली का कथन है। ठीक है, इसके बाद है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है, तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील। ठीक है, आगे है कि कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो ये जो कथन है ये आपका किसने दिया है, तो फ्रोवेल का कथन है। किसका कथन है, फ्रोवेल का कथन है। ठीक है, आगे है कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हार्वर्ड के अनुसार जो शिक्षा सिद्धांत होते हैं उनका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा, तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी एक प्रभावशाली जो शिक्षक है वो आपका अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकता है। इसके बाद आता है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। किसमें, तो सब बच्चों के सर्वांगीण विकास में मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख लाभ है वो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध के लिए प्रमुख लाभ है। फिर आता है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, तो बाल केंद्रित शिक्षा में आवश्यकता से संबंधित है। आगे है कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषयों के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, ताकि ये आपके किस लिए रखे जाते हैं, तो ये जो है कि आपके मनोविज्ञान के आधार पर जो पहले रखे जाते हैं। फिर आता है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्या, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, ये सभी क्या है, तो ये आपके आवश्यक है। फिर आता है कि निर्देशन एवं परामर्श में जो विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का है। वही है कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि, रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, साथ ही प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर जो शिक्षक है वो बच्चों की शिक्षा देता है। तो ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो कैसा, तो अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है और जो शिक्षक है वो बालकों के निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है। इसके बाद है कि छात्रों की योग्यताओं एवं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, तो किसका योगदान होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। वही है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये कैसा है, तो ये आपका शैक्षिक सिद्धांतों का है। फिर है कि लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व, तो सूझ का जो महत्व है ये ड्रेवर ने दिया है।
इसके बाद है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपके रॉस ने कहा है। वही है कि 503 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भूख एवं परिपक्व, प्रशंसा, निंदा, शिक्षण पद्धति एवं जो अभ्यास है, ये आपके क्या है? तो ये आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है। तो कैसे? सिद्धांत के रूप में पूर्ण संभव है। सीखने की आवश्यकता है, तो बालकों के पूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए सीखने की आवश्यकता है। इसके बाद है कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की जो गति है वो कैसी होती है? तो आपकी धीमी हो जाती है। वही सीखना प्रारंभ होता है तो किससे? तो जिज्ञासा से आपका सीखना प्रारंभ होता है। जब हमें किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा होती है, उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है, उसी से हम उस बारे में सीखते हैं। फिर है कि सीखने की गति निर्भर करती है तो किस पर? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर और सीखने वाले की प्रेरणा पर। ये किस पे? यानी कि अगर हम किसी चीज़ में रुचि ही नहीं लेंगे तो हम वो सीखेंगे कैसे? अगर हम उस चीज़ को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो भी नहीं हम सीख पाएंगे। तो जो गति है वो आपके सीखने की गति किन पर निर्भर होती है? रुचि पर, जिज्ञासा पर और प्रेरणा पर। फिर है कि सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है तो शिक्षकों के द्वारा संपादित होती है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। आगे है आपका कि बंडूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है आपका सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, साथ ही प्रतिरूपों के तादात्म्यीकरण का सिद्धांत। फिर है कि राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत थे। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद जो बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह जो प्रक्रिया है ये बंडूरा के किस सिद्धांत पर आती है? तो सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की सीरीज को हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।